हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स जो है उसको वन शॉट वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, ये जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है क्लास 12 रे ऑप्टिक्स के बाद आता है, चैप्टर नंबर 10 है ये। और अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप नाम से जो टॉपिक है वो नहीं है। पोलराइजेशन का कंप्लीट टॉपिक भी नहीं है। उसके बाद कुछ चैप्टर में स्पेसिफिकली दे रखा है कि डेरिवेशन आपको नहीं करना। जैसे आप फ्रिंज विड्थ का पढ़ोगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन रखनी है याद। एंड ऐसे ही सेंट्रल मैक्सिमा डाइफ्रेक्शन में पढ़ोगे, उसके अंदर भी हम फाइनल एक्सप्रेशंस को याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि ये वेव ऑप्टिक्स है क्या। तो एक्चुअल में यही वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये भी बच्चों क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स भी था। खास बात क्या है, हम इसको लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं, लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर वेव ही क्यों करना है, क्योंकि इससे पहले जो आपने पढ़ा रे ऑप्टिक्स उसमें लाइट को एज अ रे कंसीडर करते थे। कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनास थे जहाँ पर लाइट को एज अ रे कंसीडर करके हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्लेक्शन है। तो इन सब टॉपिक्स को समझने के लिए लाइट का एक अलग नेचर हमने कंसीडर किया, दैट इज वेव नेचर। वेव ऑप्टिक्स को डिटेल में समझने से पहले हम बात करते हैं वेरियस थ्योरीज जो लाइट को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग टाइम पे आई। तो सबसे पहले बात करें तो आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट। 675 में उसने बताया था। बच्चों ये बेसिक्स है, इनको थोड़ा बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन इस पे नहीं आता जो न्यूटन की थ्योरी है। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स उन्होंने नाम दिया। कहा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है विच कैन एमिट लाइट, एक्चुअल में वो इन छोटे पार्टिकल्स को एमिट करता है। इनका कोई मास नहीं होता। अगर रेस्ट की बात करें तो ये जीरो मास होते हैं। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड होती है जो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि उस टाइम तक जो है कैलकुलेटेड नहीं थी इसकी वैल्यू। और लाइट की जो डिफरेंट कलर्स है, हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। एंड न्यूटन की थ्योरी के बेसिस पे लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन, जिसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन इजीली हो जाती थी। तो इस टाइम तक रे बहुत ज़्यादा नेचर फेमस था, रे नेचर लाइट का। बट जहाँ पर फेलियर हुआ वो था डाइफ्रेक्शन और बाकी फिनोमिनाज। वहाँ पर आए फिर क्रिश्चियन हाइगन्स अपनी थ्योरी को लेके, और हमारा ये चैप्टर बच्चों इसी थ्योरी पे बेस्ड है। तो 1678 में क्रिश्चियन हाइगन ने कहा कि जो लाइट है हम उसको एक वेव कंसीडर करेंगे। हालांकि इसने स्टार्टिंग में जो नेचर कंसीडर किया था वो जो है आज नहीं है, वो गलत बताया था। लाइट को इसने लॉन्गिट्यूडनल नेचर कंसीडर किया था, लेकिन लाइट एक्चुअल में जिसकी हम बात करते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की है। बट इसने कहा लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो ट्रेवल होती है मीडियम में। लाइट वैक्यूम नाम की चीज़ थी नहीं उस टाइम। उसने कहा, हाइगन ने कहा कि वैक्यूम कुछ नहीं होता। जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं एक्चुअल में वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है जिसका नाम है ल्यूमिनोफेरस ईथर, जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ है, जिससे इजीली वेव या जिसको बोलते हैं लाइट उस मूव कर सकती है। तो हाइगन की थ्योरी जो थी उसने अगेन लाइट का स्ट्रेट लाइन चलना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये चीज़ें तो एक्सप्लेन की। साथ में इंटरफेरेंस का फिनोमिना, डाइफ्रेक्शन का फिनोमिना, पोलराइजेशन का फिनोमिना, डबल रिफ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन कर दिए वेव थ्योरी के बेसिस पे। हालांकि पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का ट्रांसवर्स नेचर चाहिए, जो बाद में करेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाई, जो कि डुअल नेचर या लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, ये नहीं बता पाया। हाँ, क्रिश्चियन हाइगन को डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो मैक्सवेल भी बीच में ई एम वेव थ्योरी लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर जो है वो मैक्सवेल ने बताया। इन्होंने कहा लाइट एक ई एम वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा यार ई एम वेव पे। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए। और ये सभी फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिया जो हाइगन ने बताया था, वो सेम इसने भी एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर आया प्लैंक क्वांटम थ्योरी लेके, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड था, उससे पहले था, है ना। तो इस थ्योरी में बोला गया, मैक्स प्लैंक ने कहा लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स है एनर्जी की, जिनको फोटोन या क्वांटा ऑफ लाइट बोलते हैं। हर फोटोन एनर्जी कैरी करता है, आप सबको पता है, विच इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रिक्वेंसी न्यू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, इसकी हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जिसपे आपका एक अलग चैप्टर भी है बच्चों। एंड इस थ्योरी के बेसिस पे डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो गई थी। सॉरी, ये नहीं हो पाती इससे, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ये सब चीज़ें इससे एक्सप्लेन नहीं होती। इससे एक्सप्लेन होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपका कॉम्पटन इफेक्ट। एंड उसके बाद डी ब्रोगली अपने डुअल नेचर के कंसेप्ट को लेके आए कि लाइट जो है वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है। ठीक है, तो लाइट जो है दोनों तरह के नेचर शो करती है, ये डी ब्रोगली ने कहा। और इसके बेसिस पे आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वो सब चीज़ें भी एक्सप्लेन हो गई।
तो ये सब बेसिक थ्योरीज थी। इनमें जो हाइगन था, क्रिश्चियन हाइगन था, उसकी थ्योरी को हमने थोड़ा सा डिटेल में समझना है, हाइगन्स थ्योरी को। तो उसको थ्योरी को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म है वेव फ्रंट, ये आपको सीखना है, वेव फ्रंट। सो बच्चों, वेव, सबसे पहले जो नाम है वेव, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो अगर किसी मीडियम में एक जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट करे और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, मीडियम में आगे जाती है, और अगर मीडियम नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जाती है, जैसे कि ये वेव्स जाती हैं। तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब ये डिस्टर्बेंस मूव कर रही होती है तो उस डिस्टर्बेंस में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में होते हैं, जो एक जैसा वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो उनका लोकस, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि एक शेप है, एक इमेजिनरी शेप है उन सब पॉइंट्स का, उन सब पार्टिकल्स का जो सेम फेज में है, ठीक है। एंड जिस स्पीड से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है उसको हम जनरली फेज स्पीड बोलते हैं। फेज स्पीड का टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेव फ्रंट की डेफिनेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से ये कोई सोर्स है जिसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, और इसने जब डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल, लेट अस से पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पार्टिकल, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हैं ऐसे लेटर से यहाँ, लेकिन क्या देखा, ये जिन पे मैंने मार्क लगाया 1, 2, 3, 5 मैंने लिखा, इन सब की खास बात क्या थी, ये सब सेम फेज में है, यानी एक टाइम पे किसी इंस्टेंट पे एक जैसा बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं। तो जब इनको मिलाया, इनको मिलाना मतलब इनका जो लोकस है, जब इनको मिलाया तो इसका कुछ लोकस आया, आप शेप देख पा रहे हो, आपको कर्व सा शेप दिख रहा होगा जो इस मैं कलर से लाइन से बना रहा हूँ। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसी लाइन को बच्चों हम बोल देते हैं वेव फ्रंट। एक्चुअल में ये वेव के बारे में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देता है, इसी को वेव फ्रंट बोलेंगे। ये लोकस है उन सभी पॉइंट्स का जो सेम फेज में है। तो अब वेव फ्रंट की बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं शेप वाइज। तो आपको इनके सोर्सेज का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं साथ में लिखता रहूँगा, आपको उनको नोट करना है 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट। तो सबसे पहले ध्यान रखना, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है हमेशा कौन एमिट करता है, पॉइंट सोर्स। मतलब अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है, तो बच्चों वो जो वेव फ्रंट एमिट करेगा वो अपने चारों तरफ एक स्फीयर की फॉर्म में करेगा, 3D फॉर्म में करेगा। सेकेंडली, अगर इसी का हम पार्ट लें तो आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और कन्वर्जिंग। देखिए, जब एक पॉइंट सोर्स से जो है वेव फ्रंट बाहर की तरफ जा रहा है तो हम उसको जनरली डाइवर्जिंग बोलेंगे, और अगर वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक जगह इकट्ठा हो रहा है आके, उसको हम कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बोलेंगे। बच्चों, इसको बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊं क्या, कि हमेशा आप रेज का यूज करो। आप वेव फ्रंट और रेज को कनेक्ट कर सकते हो, अभी आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लग जाएगा, तब आप इस पर वापस आओगे तो इजिली समझ आ जाएगा। दूसरा है सिलेंड्रिकल टाइप वेव फ्रंट। अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों वो एक लीनियर सोर्स है, एक ट्यूब है, एक रेक्टेंगुलर टाइप की स्लिट है उसके अंदर, जैसे आप मान लीजिए ऐसे ट्यूब लाइट है, तो उस ट्यूब लाइट से जो लाइट निकलेगी बच्चों सिर्फ वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो हर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा तो वो आपका एक स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट बनेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन बनाता है, सॉरी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन बनाता है। तो लीनियर ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर स्लिट है। रेक्टेंगुलर स्लिट का मतलब एक कार्डबोर्ड है बच्चों, लेटर से एक कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के पीछे एक लाइट का सोर्स रख दिया हमने, ठीक है। लेकिन कार्डबोर्ड में हमने एक छोटा सा एक स्लिट बना दिया, होल कर दिया, लेकिन उसका शेप रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसमें से जो लाइट निकलेगी तो बच्चों वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट की बाहर निकलेगी। नेक्स्ट वन है प्लेन वेव फ्रंट। अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एट इन्फिनिटी, तब उससे जो रेज आती है ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, और जो वेव फ्रंट है वो हमारा प्लेन होता है, ठीक है। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा करते थे, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो प्लेन, ये आप देख पा रहे हो, प्लेन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, प्लेन को तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन में भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर ये रेज जा रही हैं तो ये जो 3 लाइनें मैंने बनाई है 1, 2 और 3, ये हमारे वेव फ्रंट्स हैं। अब रेज को इनके साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, बिल्कुल, लेकिन हम रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट का यूज करके इनको कनेक्ट करने से वो चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी आपको। तो याद रखना, रे हमें पता है लाइन या लाइन जो हमेशा हम वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस से कोई वेव फ्रंट ऐसा है, तो अगर मैं उसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ जो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ बच्चों, किसी वेव फ्रंट के साथ, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअल में रे है, और एरो इंडिकेट करता है कि वेव फ्रंट का मोशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, ये बात आपने याद रखनी है। टाइम टेकन फॉर द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर वेव फ्रंट इज सेम अलोंग रे। मतलब अगर आप
ये रे बनाते हो, अगर आप ये रे बनाते हो, एक वेव फ्रंट ये है, मान लीजिए दूसरा वेव फ्रंट आपने ये बनाया, तो यहाँ इस वेव पे यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से आने में भी सेम टाइम लगेगा, यहाँ से आने में भी सेम टाइम लगेगा। ठीक है, तो रेज की हेल्प से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पीछे डायग्राम से वापस लेके आता हूँ, तो देखो अगर यहाँ से मैं 3 रेज बना रहा हूँ, एक ये इधर की तरफ बाहर जा रही है, एक ये इधर की तरफ बाहर जा रही है, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि एक ही पॉइंट से रेज फैल रही है? तो ये डाइवर्जिंग हुआ। और इसी में वेव फ्रंट दिखाना है तो आपने ये कर्व पार्ट में वेव फ्रंट दिखा दिया। ऐसे एक रेज जब एक जगह इकट्ठी हो रही है तो आपका ये कन्वर्जिंग है। और हर जगह आप देखोगे बच्चों 90 डिग्री ही एंगल बनेगा वेव फ्रंट और इनके बीच का। नेक्स्ट जो है हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन की जो वेव थ्योरी है उसके मेन पॉइंट्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। हाइगन का प्रिंसिपल क्या है उसको समझाना। सो बच्चों हाइगन का जो प्रिंसिपल था, जो वेव थ्योरी थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। उसने कहा, देखिए भाई, कहते हैं कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड अप टू गिव द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। जैसे अगर लेटर से बच्चों ये कोई वेव फ्रंट है, अगर आप देखें तो ये ओल्ड वेव फ्रंट दिखा है, तो ये कोई वेव फ्रंट है और हमने इस पर कुछ पॉइंट बना दिए, इस पर कुछ पॉइंट्स लिए। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन इसने कहा कि किसी वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ये फर्दर नई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। देखो इस पहले पॉइंट ने, लेटर से इसका नाम मैंने 1 रखा, इसका 2 रखा, इसका 3 रखा, इसका 4 रखा। पहले ने अपने अराउंड एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। देखो ये एक इसने छोटा सा वेव बना दिया, ठीक है, एक छोटा सा नया वेव फ्रंट बना दिया। हालांकि इनको वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, हम वेवलेट्स बोल देते हैं। ऐसे दूसरे ने अपने चारों ओर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की और एक स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट बना दिया। कोई पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल बनाएंगे। ऐसे ही थर्ड एक पॉइंट सोर्स है, इसने भी अपने अराउंड एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया। ऐसे ही फोर्थ ने। तो हाइगन की प्रिंसिपल की सबसे पहली बात कि किसी भी वेव फ्रंट पे, चाहे वो किसी भी शेप का हो, जैसे यहाँ पर हमने स्फेरिकल लिया, दूसरे डायग्राम में देखो ओल्ड वेव फ्रंट हमने एक प्लेन टाइप का लिया, तो अगेन उस पर भी हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लिए 1 2 3 4। तो पॉइंट नंबर 1 एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट क्रिएट किया उसने अपने अराउंड। 2 ने भी अपने अराउंड स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट किया, थर्ड ने भी किया, फोर्थ ने भी किया। तो सभी नया सोर्स है वेव फ्रंट क्रिएट करने का। तो यही पहली बात है। तो आप देखो इसको पहले पॉइंट से समझ सकते हो, मतलब इन दोनों हाइगन के प्रिंसिपल को 2 स्टेटमेंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया डिस्टर्बेंस का सोर्स होता है और उनको हम सेकेंडरी वेव्स वो बनाते हैं। एक्चुअल में आप उन छोटी छोटी डिस्टर्बेंस को बच्चों वेवलेट्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वेवलेट्स बोल सकते हैं, जो हर डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से जाते हैं। सेकंड, जैसे ये डिस्टर्बेंस हमने ओल्ड वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट थे उन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब इन डिस्टर्बेंस जो आप देख रहे हो, इनके ये जो कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये जो बिल्कुल फॉरवर्ड जो इनका जो पॉइंट है, जिनको भी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इनको मिला दो, इनका ये कॉमन टेंजेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इनका ये जो कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये हमें एक नया वेव फ्रंट दे देगा। जैसे इसके ये रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो हाईएस्ट पॉइंट, और इनको मिला दिया, अगेन एक कॉमन टेंजेंट मिला, स्ट्रेट लाइन ही मिला हमें, तो इसको हम बोल देते हैं वेव फ्रंट। ये बनाया किसने? ओल्ड ने बनाया, तो ये नया वेव फ्रंट है। तो अगर मैं इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलता हूँ तो ये जो हमारा बना, तो बच्चों दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट हमें मिल जाता है इससे। यही हाइगन की वेव थ्योरी। देखो, द एनवेल्प या सरफेस कवरिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या कॉमन टेंजेंट भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, वो आपसे क्या देगा? वो आपको शेप देगा सेकेंडरी वेव फ्रंट का, नए वेव फ्रंट का। इस तरह से एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट को जनरेट करता रहता है और वेव फ्रंट जो है आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ती है। अच्छा, एक बहुत ही छोटा सा बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम वेव्स को हमेशा आगे की तरफ फ्लो दिखाते हैं, हम हमेशा बैकवर्ड फ्लो वेव फ्रंट का हम नहीं लेके चलते, उसको इम्पॉसिबल मानते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी भी डायरेक्शन में जो वेव जा रही है वो जो एनर्जी कैरी करती है, दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब उस एनर्जी का या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है हाफ ऑफ 1 प्लस कोस थीटा पे। यहाँ पर थीटा क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ एंगल। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और अगर एक वेव इधर जा रही है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी एनर्जी जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इस थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये जनरली फॉर्मूला होता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर सीधी ही वेव जा रही है तो थीटा 0 होगा, 0 पुट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। वहीं अगर कोई वेव जो है बैक साइड में जा रही है, उसकी एनर्जी हम बैक फ्लो की बात करें तो थीटा आपका यहाँ 180 होता है। जैसे ही 180 आप पुट करते हो तो हमें जो वैल्यू है वो 0 मिलती है। इसका मतलब हम बैकवर्ड एनर्जी का फ्लो नहीं कंसिडर करते। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, कभी दिखे, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, मैं बोलूँ कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हाइगन ने अपनी थ्योरी दे दी। हाइगन ने कहा कि भाई एक जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर हर पॉइंट
फर्दर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। उन छोटी छोटी डिस्टर्बेंस को हम वेवलेट्स बोलते हैं, और उन वेवलेट्स का जो कॉमन टेंजेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो आपको नया वेव फ्रंट बनाने में हेल्प करेगा। इस तरह से एक वेव फ्रंट दूसरे को बनाएगा, दूसरा वेव फ्रंट तीसरे को बनाएगा, और वेव फ्रंट आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अब वेव कंसेप्ट बता दिया हाइगन ने। अब उस कंसेप्ट के बेस पे रिफ्लेक्शन का प्रूफ है, फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन का भी प्रूफ है। बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्शन का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। तो हमने सबसे पहले एक्स वाई नाम से एक प्लेन सरफेस बना लिया, एक मिरर बना लिया, और लेटर से इस पे एक वेव फ्रंट गिर रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट आप देख रहे हो, ये वाला ए बी नाम से देख रहे हो, ये जो कलर है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट लिख रहा है, प्लेन टाइप का इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अब अकेले वेव फ्रंट से नहीं समझेंगे, हम इनमें रेज भी बनाएंगे, इससे इजी हो जाएगा इसको स्टडी करना। तो लेटर से ये दो रेज आ रही है, मैं इसको 1 और 2 नाम दे देता हूँ। अब कुछ इनको पार्टिकल्स की तरह समझो, आसान हो जाएगा समझना। तो लेटर से एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट है, ये दोनों एक साथ चले थे, दो दोस्त थे। तो एक नंबर वाला दोस्त यहाँ पर पहुंचा, 2 नंबर वाला यहाँ पहुंचा, किसी मीडियम में मूव कर रहे हैं। एक नंबर दोस्त यहाँ पहुंचा, 2 नंबर दोस्त भी आगे बढ़ा, दोनों साथ साथ चलते रहे। इतने में क्या हुआ, एक नंबर वाला दोस्त है वो मिरर के पास पहुंच गया, उससे जस्ट स्ट्राइक किया, लेकिन बी वाला बोलता है भाई मैं, मतलब 2 नंबर पार्टिकल बोलता है मैं तो हवा में हूँ भी भाई। तो एक नंबर वाला पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, लेकिन 2 नंबर वाला अभी भी सीधा चल रहा है। ठीक है, एक नंबर वाला रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचा, 2 नंबर अभी भी सीधा चल रहा है। तो एक नंबर वाला रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रहा है, 2 नंबर वाला अभी नीचे आ रहा है। तो जैसे ही 2 नंबर वाला आप स्ट्राइक किया, एक नंबर वाला लेटर से यहाँ पहुंच गया। तो अब फाइनली जब दोनों पॉइंट फर्स्ट और सेकंड यहाँ मिरर से स्ट्राइक एक साथ नहीं किए थे, पहले 1 वाला किया था, फिर 2 वाला स्ट्राइक किया। तो जब दोनों आ रहे थे जाने के बाद, अब दोनों का फाइनली रिफ्लेक्शन हो चुका है। फाइनली जब दोनों का रिफ्लेक्शन हो जाए, उनको मिला तो भाई ये हमें मिलेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दोनों का इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें इसमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्शन के लॉज को। रिफ्लेक्शन के लॉज का मतलब हमें साइन आई और साइन आर को इक्वल प्रूफ करना है। देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है दैट इज आई, और जो जाने वाला है वो बना रहा है दैट इज एंगल आर। हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, देखिए ज्योमेट्री से देखो एंगल आई और आर हमने लिख लिए कौन कौन से हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी बच्चों और बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें अगर, तो ये एंगल 90, ये एंगल 90 बच्चों, ठीक है, दिख रहा है आपको। बी सी साइड दोनों की कॉमन है, बी सी बिल्कुल कॉमन साइड है। ए से सी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल 2 ने, उतना ही बी से डी जाने में ट्रेवल किया। तो ए सी और बी डी डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हो। स्पीड यहाँ वेव की सी है, टाइम टी है, तो ये डिस्टेंस ही है एक्चुअल में, ये भी इक्वल है दोनों के लिए। तो ट्रायंगल सिमिलर हुई, अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हुए, तो यहाँ से एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल प्रूफ होता है। तो ये स्नेल्स लॉ का हाइजन के प्रिंसिपल के बेस पे हमने रिफ्लेक्शन का प्रूफ किया। ऐसे ही हम हाइजन के प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, या आप बोल दो रिफ्रैक्शन का प्रूफ करना है। तो आप चाहे इसको रेयर से डेंसर वाले के डायग्राम से भी कर सकते हो, या डेंसर से रेयर वाले में भी कर सकते हो, सेम है, दोनों लिख रखा है, मैं एक समझा दूंगा, दूसरा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इस बार मैंने एक्स वाई एक इंटरफेस कंसीडर किया। इसके ऊपर जो है बच्चों वो रेयर मीडियम है, जिसकी लाइट की स्पीड v1 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 या n1, जो भी हम सिंबल यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हो। और जो नीचे वाला मीडियम है वो डेंसर मीडियम है विद, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट v2 है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 मान लिया। अब एक फिर से वेव फ्रंट आया बच्चों इस तरह से, तो कुछ ऐसे समझो, अगेन वही पार्टिकल वाइज समझा देता हूँ, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना। तो लेटर से ये पार्टिकल 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर पार्टिकल यहाँ है, दो दोस्त चले एकदम साथ साथ पैरेलली चल रहे हैं, 2 नंबर और 1 नंबर चल रहे हैं। 1 नंबर यहाँ पहुँचा, 2 नंबर अभी यहाँ पहुँचा, 1 नंबर यहाँ पहुँचा, 2 नंबर यहाँ पहुँचा, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। 1 नंबर बेचारा पहुँच चुका है इंटरफेस पे, लेकिन 2 नंबर वाला अभी नहीं पहुँचा। 1 नंबर पार्टिकल बोला यार अभी मेरे को तो मीडियम चेंज करना पड़ेगा। बी वाला जो बी पे पॉइंट है दूसरा पार्टिकल, वो कहता है यार अभी तो मेरे को ऊपर वाले मीडियम में चलना है। अब सोचो जरा, जो पॉइंट ए पे पार्टिकल पहुंचा उसका मीडियम चेंज होने वाला है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल अभी बी पे पहुंचा तो अभी उसकी स्पीड उतनी रहेगी क्योंकि वो सेम मीडियम में। तो अब दोनों बेचारे दोस्त अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। ये वाला जो है मीडियम चेंज हुआ तो नेचुरल डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो यहाँ चल रहा है v2 स्पीड से क्योंकि वो दूसरे मीडियम में है, और ये चल रहा है v1 स्पीड से, ठीक है, वो अलग मीडियम में है। अब ऊपर वाला रेयर है तो ऊपर वाला फास्ट चलेगा। तो देखो इसने बी से सी मान लो 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया कि 5 सेकंड में यहाँ पहुँच गया।
तो अब ये पार्टिकल भी मीडियम चेंज करने वाला है। नाउ इनको मिला दो, इनको मिलाने से जो वेव फ्रंट बना दैट इज अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अगर स्नेल्स लॉ प्रूव करना है तो साइन आई बाई साइन आर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो के इक्वल हो जाए इनका रेशियो तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी लिया, ट्रायंगल एडीसी लिया। देखो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीसी, तो यहाँ से साइन आई निकाला जो कि है परपेंडिकुलर जो है बीसी बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, BC बाई AC। ऐसे दूसरी ट्रायंगल से हमने साइन आर लिया, AD बाई AC। तो बच्चों साइन आई है, साइन आर है, दोनों को डिवाइड किया, AC से AC कैंसिल, BC बाई AD आ गया। अब BC क्या है बच्चों, डिस्टेंस है जो ऊपर वाले साइड में ट्रेवल हुआ और BD नीचे वाले में ट्रेवल हुआ। देखो स्पीड जो होता है बच्चों, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस इंटू टाइम होता है, ठीक है। V1 जो है बच्चों, V1 वो होगा डिस्टेंस BC डिवाइड बाई टाइम T, और V2 जो होगा डिस्टेंस कौन सा, V2 का होगा AD बाई टाइम T। तो यहाँ से हम BC और AD कैलकुलेट कर सकते हैं। BC आएगा V1T, AD आएगा V2T, दोनों की वैल्यू पुट की तो T से T कैंसिल, हमारा साइन आई बाई साइन आर V1 बाई V2 आया, और V1 बाई V2 को μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। अच्छा आप लिखना चाहो तो बच्चों N2 बाई N1 भी लिख सकते हो, सिंबल म्यू की जगह तो मैंने यूज़ कर सकते हो। तो आपका साइन आई बाई साइन आर जो आया वो N2 बाई N1 आया, या इसको N21 लिखो या इसको N12 लिखो, ये लिखा हुआ जो वाला, और ये एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है। तो दिस प्रूव्स स्नेल्स लॉ, यहाँ से स्नेल्स लॉ का प्रूफ होता है। तो बच्चों ये एक और है दूसरा डायग्राम जिसमें हमने प्रूफ कर रखा है डेंसर से रेयर जाते टाइम। सेम कंसेप्ट है, सेम लॉजिक है, आप इसको खुद कर सकते हो। बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर। हम बात करेंगे कि एक वेव फ्रंट जब एक प्रिज्म में, लेंस में या किसी मिरर में से पास हो या उससे रिफ्लेक्ट हो तो क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट पास फ्रॉम अ प्रिज्म, पासेस फ्रॉम अ प्रिज्म। सो हमने क्या किया, एक प्रिज्म कंसीडर किया ABC, आप देख पा रहे हो, ठीक है, और एक प्लेन वेव फ्रंट है दिस, आप उसको PB नाम दे दीजिए, ठीक है, PQ नाम दे दीजिए, लेट अस से इट्स अ PQ प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट कर रहा है। तो हम इसका रे भी दिखाना चाहें तो हम ये दो रेज दिखा सकते हैं इसके। तो कुछ ऐसे समझो, ये दो पार्टिकल्स एंटर किए, ठीक है, पार्टिकल जो नीचे वाला है वो पहले बेस में एंटर कर जाएगा, लेकिन ऊपर वाला अभी भी एयर में जाएगा। सो उसने लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन नीचे वाले ने डेंसर में तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक प्लेन वेव फ्रंट जस्ट ऐसे बेंड होकर निकल जाता है तो नीचे की तरफ निकल जाएगा। इसको याद करने का बहुत इजी वे है यार, एक प्रिज्म जो है अगर एक सिंगल रे का भी आपको पता हो प्रिज्म क्या फंक्शन करता है तो आप इजीली बना सकते हो। अब प्रिज्म में आपको पता होगा अगर एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है कुछ इस तरह से, वो सीधी तो बिल्कुल नहीं जाती बच्चों, वो क्या हो जाती है, वो डेविएट हो जाती है कुछ एंगल से, आपको पता हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे एक वेव फ्रंट जो था ऊपर की तरफ जा रहा था तो नीचे की तरफ चला गया, ये डेविएट हो गया, ठीक है बच्चों। मैथमेटिकली उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको डेविएशन शो करना आना चाहिए। इसी तरह से क्या होगा, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है वो एक कॉन्वेक्स लेंस में से पास हो, तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर किया, तो एक प्लेन वेव फ्रंट जैसे आता है, जैसे समझो ये 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं 1 2 3, जैसे एंटर करेंगे तो बीच वाले को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लेंस में से ट्रैवल करना है, लेकिन ऊपर वाले एयर में उतना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। और कुछ ऐसे आप रेज वाइज समझो तो यार पैरेलल रेज, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट तो पैरेलल रेज को इंडिकेट करता है, तो पैरेलल रेज आती हैं तो कन्वेक्स लेंस उसको एक जगह पे फोकस कर देता है, तो यानी रेज एक जगह पे फोकस हो रही है। और जब रेज एक जगह फोकस होती है तो वेव फ्रंट कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग टाइप। तो आप दिखाना चाहो तो आप कन्वर्जिंग टाइप वेव फ्रंट दिखा सकते हो, तो अब 2-3 लाइनों से। तो ये एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस प्लेन वेव फ्रंट को कन्वर्जिंग टाइप वेव फ्रंट में बदल देता है। वहीं इसका जस्ट रेसिप्रोकल, अगर एक इसका उल्टा समझो, यहाँ से रेज निकल रही होती तो एक डाइवर्जिंग टाइप वेव फ्रंट को ये प्लेन में भी कन्वर्ट कर सकता है। वहीं अगर एक कॉन्केव लेंस की बात करें बच्चों तो उसके पास प्लेन वेव फ्रंट आता है तो उसको डाइवर्ज कर देता है, तो ये डाइवर्जिंग टाइप वेव फ्रंट बनाता है। वहीं अगर एक प्लेन वेव फ्रंट कॉन्केव मिरर पे आए तो उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, तो अगेन कन्वर्जिंग टाइप बना, और जो कन्वेक्स हमारा मिरर है वो डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग टाइप है। तो इस तरह का बिहेवियर होता है कुछ वेव फ्रंट्स का इनके अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वेव नेचर पढ़ रहे हैं लाइट का, तो वेव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करती है, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स हों और वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो और वो जो आपस में मिक्स हो, सुपर इम्पोज हो, तो उनके मिक्स होने से, सुपर इम्पोज होने से एक नई वेव बनती है। उस नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाई, वो एक्चुअल में उन वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होता है। इट मीन लेट अस से कोई ये वेव है y1 और ये है y2 वेव, ये 2 वेव्स है, ठीक है। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और ये किसी इंस्टेंट पे आपस में जब मिलती है, सुपर इम्पोज होती हैं, तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का समीशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट वेव का देखिए, आप मोशन देख रहे हो, तो ये फर्स्ट पार्ट में क्रस्ट वाला है, तो इसमें भी क्रस्ट वाला पार्ट आ रहा है, तो दोनों सेम है, तो दोनों का ये y1 और ये y2 ऐड होके जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस तरह से हो जाएगा।
एक और एग्जांपल है सेकंड, जैसे एक वेव ये है, फर्स्ट वन, अगेन ये सेकंड वन है, तो इसमें ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये ट्रफ वाला पार्ट है। लेटर से ये अगर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वैल्यू में इक्वल है तो जितना ये ऊपर की तरफ होता है ये नीचे है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। एक थर्ड एग्जांपल हो रहा है, लेटर से कोई ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, तो इसमें बच्चों क्रस्ट वाला पार्ट है फर्स्ट अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर ट्रफ वाला है। पर डिफरेंस क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है, इसका अगर y2 है, तो y2 इज लेस देन y1। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपर है, तो इसको अगर मैं प्लस का लेता हूँ, लोअर को माइनस लूँ, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो आपका ये जो है जीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इनडायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव मिलती हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट्स उस इंस्टेंट पे ऐड हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। क्लास 11th में तुमने ये पढ़ा होगा। हालांकि इसकी 3 एप्लीकेशंस जो है हुआ करती हैं। जैसे सबसे पहले इसी ऊपर बेस्ड हम स्टेशनरी जो वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, एंड इसके बेस पे ही हम इंटरफेरेंस नाम का जो फिनोमिना है जो हम डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल, एंड इसी के बेस पे बीट्स नाम से भी एक फिनोमिना आता है जो क्लास 11 पे पढ़ा था। हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना अभी क्लास 12th में, हमें सिर्फ इंटरफेरेंस के फिनोमिना को डिस्कस करना है। सो इंटरफेरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वेव ऑप्टिक्स का, जिस पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो इंटरफेरेंस एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ आपको मैं बात बताता हूँ। लेटर से ये कोई एक वेव है, ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है, वेव एक्चुअल में ऐसे नहीं जाती, और ये कोई दूसरी वेव है, ठीक है, लेटर से ये y1 ये y2। तो अगर दो वेव्स आपस में मिलेंगी, या दो से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है, जब वेव आपस में मिलती है उनके मिलने से जो है मैंने कहा 3 तरह के फिनोमिना पॉसिबल हैं। स्टेशनरी वेव्स का कंसेप्ट हो सकता है, इंटरफेरेंस का हो सकता है, बीट्स का हो सकता है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल इंटरफेरेंस की। तो क्या कंडीशन है सुन लें। अगर तुमसे कहूँ दो वेव्स हैं मिनिमम, और दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम है, सेम वेवलेंथ है उनकी, ठीक है बच्चों, सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ध्यान से सुनना, या तो ये कांस्टेंट हो या जीरो हो, या तो हो ही ना, अगर हो तो कांस्टेंट हो। तो अगर ऐसी वेव्स आपस में मिल जाएं तो उनके मिलने से उनकी जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उनकी एनर्जी, उन वेव्स की आपस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस। और अगर इसको आप डिफाइन करना चाहो तो सिंपली बोल सकते हो द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है, ध्यान से सुनना, बस इनकी वेव्स की एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इसकी कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं कि सेम वेवलेंथ हो, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। फर्दर इंटरफेरेंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो अगर तुमसे बोले कि कहीं पर वेव्स आपस में मिल रही हैं, उनका क्रस्ट मिल रहा है या ट्रफ मिल रहा है, तो ऐसे केस में उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है बच्चों वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप बोल सकते हो कि वहाँ पर इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है यानी मैक्सिमम हो रही है, तो कुछ हमें मिल रहा है, उस केस में एनर्जी शायद वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ गई है, एंड दैट केस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे ये लेटर से ये क्रस्ट मिलने से दोनों ऐड हो गई। और होगा कुछ ऐसा भी कि उसी सेम वेव्स के मिलने पर कुछ जगह पर आपको क्या मिलेगा, क्रस्ट ट्रफ आपस में मिलेंगे, ट्रफ क्रस्ट आपस में मिलेंगे, वेयर एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और इंटेंसिटी भी बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उन केसेस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे लेटर से ये क्रस्ट है, ये ऊपर की तरफ y है कुछ वैल्यू, ये नीचे की तरफ है कुछ y वैल्यू, दोनों इक्वल हैं, दोनों के ऐड होने से जीरो बन गया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नाम से आइडिया लगाएं जिसपे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसपे इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या एनर्जी बढ़ रही है। डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल इसका अपोजिट, जहाँ एनर्जी या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन का खेल हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में आपको जनरली बच्चों वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती मिलेगी, तो आपको वो ब्राइट दिखेगा ज़्यादा, और यहाँ पर आपको जो है डार्कनेस मिलेगी। सो थोड़ा सा मैथमेटिकल समझने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पर, दैट कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का जो है बहुत ज़्यादा मस्ट फॉलो होना चाहिए। इस प्रोसेस में एनर्जी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है। जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ एनर्जी कम हो रही है, तो कंस्ट्रक्टिव में बढ़ रही है। तो ऐसा बोल सकते हो कि एनर्जी मिनिमा से मैक्सिमा की तरफ शिफ्ट हुई, डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव की तरफ शिफ्ट हुई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरफेरेंस तभी होगा जब सोर्सेज क्या हों बच्चे, कोहेरेंट हों। अब ये सर कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं, तो अगर आपको याद होगा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी। तो ऐसा सोर्स लाइट का या ऐसे सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोवाइड अस द लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ
विच द लाइट इज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, और उन वेव्स का जो फेज डिफरेंस है या जीरो हो या कांस्टेंट हो। तो अगर ये कंडीशन हमें कहीं सोर्स से मिल जाए लाइट के सोर्सेज से, हम उनको कोहेरेंट सोर्सेज बोल देंगे, और अगर ये नहीं मिलती हम उनको जनरली इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या कोहेरेंट सोर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं? उसकी कुछ कंडीशंस है, हाउ वी ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स की कंडीशंस दैट दे मस्ट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। दो अलग अलग डिफरेंट जो सोर्स है इंडिपेंडेंट, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। हमें एक सिंगल सोर्स से इस तरह की लाइट मिलती है। दे मस्ट बी प्लेन पोलराइज्ड, वो एक पर्टिकुलर प्लेन में होनी चाहिए। अच्छा, पोलराइजेशन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बस लाइन को याद रख लो एक बार। टू सोर्सेज मस्ट गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट। दो कोहेरेंट सोर्स जो है, दोनों से जो लाइट निकली है वो सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कमिंग मस्ट बी कांस्टेंट और जीरो। मैंने बता दिया कि ये कंडीशन होती है, फेज डिफरेंस या तो हो ही ना, अगर जो भी हो लेकिन ड्यूरेशन पूरे में वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होनी चाहिए, और अगर आप दो डिफरेंट सोर्सेज का यूज कर रहे हो एज अ कोहेरेंट सोर्स, तो बहुत पास पास होनी चाहिए वो सोर्सेज जो है। एंड इसमें क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्यों दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो ये एक्सप्लेनेशन आई थिंक सो तुम पढ़ सकते हो, बहुत इजी लिखा है इसमें, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये इसको डिस्कस कर लेना। नाउ इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, विच इज़ डन बाय यंग, थॉमस यंग। उसको कहा जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC जिसको कहा जाता है। सो क्या था ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस पे बेस पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल जाएंगे। तो 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू रिप्रेजेंट, टू शो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसने क्या किया, एक सोर्स लिया लाइट का, उसके सामने एक स्लिट रख दिया। स्लिट मीन्स एक कार्डबोर्ड में होल कर रखा है एक रेक्टेंगुलर शेप का, एस नाम से। तो यहाँ से सोर्स से जो लाइट है वो बाहर निकलेगी, फर्स्ट सोर्स से यहाँ से बच्चों। तो उसके बाद क्या किया, उस सिंगल स्लिट के जस्ट पीछे मतलब बैक साइड में एक और कार्डबोर्ड रखा जिसपे दो स्लिट्स थी, S1 और S2, और इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस लेटर से D है। तो क्या हुआ, ये सिंगल सोर्स है, तो सिंगल सोर्स से कुछ लाइट की रेज निकली, यहाँ से बच्चों रेज निकल रही है S1 पार्ट से, S2 पार्ट से भी रेज निकल रही है, और उसके बैक साइड में फिर एक रखी है स्क्रीन। तो जब S1 और S2 से वेव्स निकलेंगी वो उस स्क्रीन पे जाएंगी, तो उस S1 और S2 से निकली हुई वेव्स आपस में जब मिलेंगी, सुपर इम्पोज होंगी, तो इस स्क्रीन पे आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। क्या देखा गया कि बिल्कुल स्क्रीन के मिड में हमें एकदम से ब्राइट कलर मिला, जिसको हम सेंट्रल ब्राइट बोल सकते हैं, जहाँ पर लाइट सबसे ज़्यादा इंटेंस दिखी। और उसके जस्ट साथ में आपको डार्क कलर का एक स्टिप दिखा, फिर ब्राइट दिखा, डार्क दिखा, ब्राइट दिखा। तो इस तरह से आपको पैटर्न दिखे डार्क ब्राइट के, इनको फ्रिंजेस कहा जाता है। तो हमें ये स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई। तो उसका रीज़न क्या था एक्चुअल में, वो भी यंग्स ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, और फिर हम उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा, लेटर से देखें, ये एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए है। तो ये वो सिंगल सोर्स है, ठीक है, जो जहाँ जिस पे लाइट रखी थी, ये पहला स्लिट था। तो यहाँ से जब अगर रेज निकल रही हैं, रेज तो नहीं बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम वेव टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वेव निकल रही है तो वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में निकलेगी। तो अगर मैं सॉलिड लाइन से क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डॉटेड लाइन से मैं बच्चों यहाँ पर ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये S1 से वेव निकल रही है, देखिए क्रस्ट ट्रफ इस तरह से। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। जैसे ही स्लिट S1 S2 आई, तो वहाँ से फर्दर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनने स्टार्ट हुए। तो यहाँ से देखो S1 से इसके फर्दर वेव फ्रंट बना, देखो ये क्रस्ट ट्रफ, ये S1 का बनाया, ऐसे ही S2 का बनाया। और अगर आप यहाँ बीच में देखोगे बच्चों, यहाँ पर तो मिक्सिंग हो रही है, S1 से जो वेव्स निकल रही हैं और S2 से जो वेव मिल रही हैं वो मिक्स हो रही हैं। और मिक्सिंग में भी सबसे स्पेशल क्या है, अगर बच्चों इस पॉइंट की बात करो, जिनको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात करें, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर S1 का अगर ट्रफ है, S2 का भी ट्रफ है। S1 का अगर क्रस्ट है तो S2 का भी क्रस्ट है। क्रस्ट ट्रफ। सर ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। अगर ऐसा है क्रस्ट ट्रफ, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर आपको एकदम ब्राइट मिलेगा। तो ये लाइन एकदम सेंटर में है, इसलिए इसको सेंट्रल ब्राइट बोला जाता है। इसको ओ से लिखा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। एंड बाकियों का क्या सर, तो बाकी अगर रीजन्स में देखें, जैसे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले का डॉटेड लाइन है तो दूसरे का सॉलिड, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। यहाँ पर भी बच्चों सेम सीन बन रहा है। तो क्रस्ट ट्रफ मिलते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है।
तो वहाँ पर तो डार्कनेस दिखेगी। तो जहाँ पर ये वाला पोर्शन पहुँचेगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, डार्कनेस मिलती है। तो यहाँ पर पहले ही हमें डार्क मिली। उसके बाद अगेन देखो क्रस्ट क्रस्ट टफ टफ क्रस्ट क्रस्ट टफ टफ है, यानी इन सब पॉइंट पे फिर से आपको क्या मिलेगा बच्चों, ब्राइट मिलेगा। तो आपको अगेन एक ब्राइट फ्रिंज मिली। तो इस तरह से आप जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको डार्क ब्राइट की फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था किसका, यंग्स का। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कुछ टर्म्स होगी, जैसे यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये जो स्लिट्स हैं इस स्क्रीन से जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे फर्दर कैलकुलेशंस में। तो इंटरफेरेंस में जो कंडीशंस हैं, कंस्ट्रक्टिव कब होगा डायस्ट्रक्टिव कब होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकली। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही यूज़ करें। ये डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो, इसका लास्ट पार्ट आप याद रख सकते हो डायरेक्टली बच्चों। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेटर से हमारे पास वही दो वेव्स हैं, एक y1 किसी टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है। सो किसी भी वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए y1 मान लो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी। बच्चों यहाँ पर a1 क्या है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, यानी अगर आप पहली वेव का ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा जैसा भी ये साइन को उसका। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वैल्यूज़ की, इसको a1 लिखते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वेव लेटर से उसका एम्पलीट्यूड है a2, तो उसको लिखा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये प्लस फाई का मीन क्या है, देखो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में मैं बताया था कि दो वेव्स में या तो फेज डिफरेंस हो ना, अगर हो तो कांस्टेंट हो। तो लेटर से फाई इनके बीच का वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलते हैं कि दोनों के डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएंगे, तो y जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा। तो y1 की वैल्यू पुट की a1 साइन ओमेगा टी, y2 की a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चों ये एक बड़ी इक्वेशन को सिंगल इक्वेशन में बदलना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को सोल्व किया। वी नो दैट साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ई। तो हमने इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को चेंज किया, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज a1 साइन ओमेगा टी, ये बना a2 एज इट इज है बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को लिखा साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस a2 कोस फाइव, यानी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। तो बच्चों अब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में से जो पार्ट कॉमन है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो साइन ओमेगा टी दिख रहा होगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, ये कॉमन है, तो हमने इसमें से साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या है a1 प्लस a2 कोस फाइव, साइन ओमेगा टी कॉमन है, यहाँ से बचा a2 साइन फाइव कोस ओमेगा टी, यहाँ पर कोस ओमेगा टी है बच्चों, ये कोस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को फर्दर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, ये जो टर्म आप देख रहे हो a1 प्लस a2 कोस फाइव और यहाँ से a2 साइन फाइव, इनको हमने कुछ कंसीडर कर लिया। इस a1 प्लस a2 कोस फाइव को लिखा कैपिटल A कोस थीटा और a2 साइन फाइव को लिखा कैपिटल A साइन थीटा। बच्चों कैपिटल A शायद इन दोनों वेव से जो नई वेव बनी है, इनका जो रिजल्टेंट वेव बना है उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज कैपिटल A। ठीक है, तो यहाँ इनकी वैल्यूज पुट की तो y बना a कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कोस ओमेगा टी, वापस से फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस बी का, तो ये बन गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेव आ गई, यानी हमारे पास ये जो दो वेव्स थी, जब ये दोनों वेव्स जुड़ेंगी तो उनका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ऐसा आता है। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है, और यहाँ पर ये कैपिटल A क्या है, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। बच्चों हमें सिर्फ ये चाहिए A। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो हमने कंसीडर की थी, इसका दोनों साइड में स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। हमने यही काम किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ऐड किया। तो फाइनली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, वी विल गेट a कोस थीटा स्क्वायर प्लस a साइन थीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू है a1 प्लस a2 कोस फाइव, इसका वैल्यू बच्चों a2 साइन फाइव। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, इधर से a स्क्वायर बचा है, इधर सिंप्लीफाई करने के पास आपके पास आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या पता लगा, अगर एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, और दोनों वेव आपस में 5 फेज डिफरेंस में चल रही है, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला निकालना है, तो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ फाइव, और इधर ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कोट आना है तो ये रूट आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले को इंटेंसिटी की टर्म में लिखना है तो बच्चों किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है, ध्यान रखना, वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप फर्स्ट मतलब जो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी की बात करो तो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, कांस्टेंट लगाया k, तो ये k a स्क्वायर बना। ऐसे ही फर्स्ट वेव के लिए लिखेंगे तो i1 इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर, दूसरी वेव के लिए लिखेंगे तो i2 इज इक्वल टू k a2 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर 2 k a1 a2 कोस ऑफ फाइव।
तो बच्चों इस चीज़ को हम लिख सकते हैं आई कंप्लीट नई वेव की इंटेंसिटी, इसको लिखा I1 पहली वेव की इंटेंसिटी, ये है दूसरी वेव की इंटेंसिटी, प्लस इस के को रूट के 2 बार लिख दिया, एक बार A1 के साथ एक बार A2 के साथ। तो ये रूट के A1 बना रूट I1, रूट के A2 बना रूट I2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो बना जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार लगा रहा हूँ बच्चों इस पर। ये फॉर्मूला था एम्पलीट्यूड की टर्म में, ये है इंटेंसिटी की टर्म में। और इसमें ये जो लास्ट टर्म तुम देख रहे हो 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, बिकॉज ये टर्म ही डिसाइड करेगी कि इंटरफेरेंस कैसा होगा, बिकॉज यहाँ कोस फाई डिसाइड करेगा कि रिजल्टेंट में हमें क्या मिलने वाला है। तो पहली हम अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए बच्चों। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तभी मिलेगी जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, जो कि कितनी होगी बच्चों 1 होगी। तो अगर कोस फाई की वैल्यू 1 आ जाए उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा ये कंडीशन है, और होगी कितनी वो चेक कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 इंटू रूट ऑफ I2, और कोस फाई तो बन गया 1 बच्चों। इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा I इज टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। क्या इसको रूट I का स्क्वायर, इस रूट I2 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो I का जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें इंटेंसिटी इतनी मिलती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा कंडीशन की बात करते हैं, ये हुआ कब था जब कोस फाई की वैल्यू 1 हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कोस फाई की वैल्यू 1 कब कब है। तो बच्चों आपको पता है कि जब ये एंगल, जब ये फाई है, या तो ये 0 हो, या ये 2 पाई वैल्यू इसकी हो, या 4 पाई हो बच्चों, या 6 पाई हो। इन सभी कंडीशंस में आपको जो है कोस का वैल्यू जो है 1 मिलेगा। तो हमारे पास एंगल का कंडीशन आ गया कि एंगल हमारा बच्चों प्लस माइनस दोनों हो सकता है, होना कितना चाहिए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इवन नंबर आ रहा है, तो इसको हमने लिख दिया 2n टाइम्स ऑफ पाई। यहाँ पर n की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं 0 से लेके 1 2 3 अप टू चलता रहेगा। जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, 1 पुट करते ही ये 2 पाई आ जाएगा, 3 करते ही 2 पुट करते ही 4 पाई, 3 करते ही 6 पाई। तो आपको ये सारी कंडीशन मिल जाएंगी। सो दिस इज द कंडीशन कि फेज डिफरेंस जो है अगर बच्चों दो वेव का प्लस माइनस 2n पाई अगर है, उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, आपको इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, और आपको एकदम जो है बच्चों ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ पर मिलेंगी। अच्छा ये थी कंडीशन फेज डिफरेंस की। अब निकालते हैं पाथ डिफरेंस की। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप याद करना चाहो कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अगर यहाँ से पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो उसको लैम्डा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू जो भी फेज डिफरेंस है। बच्चों हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर पता है, तो उसको लैम्डा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो फाई है प्लस माइनस 2n पाई, मल्टीप्लाई किया लैम्डा बाई 2 पाई से, तो हमारे पास कंडीशन आ गई प्लस माइनस एन लैम्डा। यानी अगर दो वेव्स की पाथ का डिफरेंस प्लस माइनस का n लैम्डा हो, और n की वैल्यू बच्चों अगेन 0 1 2 3 4 5 कुछ हो, तो उस केस में भी कंस्ट्रक्टिव होगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको। लेटर से एक वेव ये है बच्चों और दूसरी वेव ये है। अगर आप देखो 0 0 दोनों का एक साथ है, एक साथ क्रस्ट एक तरफ, तो शायद इनका फेज डिफरेंस है ही नहीं। और अगर वे पाथ डिफरेंस की बात करें बच्चों, पाथ डिफरेंस भी इसका नहीं है, तभी तो ये जब जुड़ेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, इस तरह से हो जाएगी। अगर एक वेव ये है मान लो बच्चों, और एक वेव कुछ आप इस तरह से कंसीडर कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप देखिए तो दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो शायद ये एक वेव का है लैम्डा का। तो अगर एक वेव का डिफरेंस है फिर भी क्रस्ट ट्रफ आपको मिलेगा, तो ये भी कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है। यानी जब पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इन सब में ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। इसी तरह से बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देखो बच्चों बिल्कुल उल्टा, अगर इंटेंसिटी किसी जगह पे मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम कब होगी जब कोस की वैल्यू माइनस की 1 हो बच्चों। प्लस 1 पे मैक्सिमम देते हैं, -1 पे मिनिमम। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में इंटेंसिटी जो है बच्चों वो हो जाएगी, बस यहाँ पर -1 पुट करोगे फॉर्मूले में, तो बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 -1, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो सिंपली इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया वो आया रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू है। अब क्वेश्चन आता है सर मिलेगी कब, जब कोस फाई आपको -1 वैल्यू देगा। अब फिर क्वेश्चन, सर कोस की वैल्यू -1 कब होती है, जब एंगल या तो हमारा पाई हो 180 हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई 7 पाई 9 पाई, ये जितने भी ओड नंबर में आपको मिले। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाए, तो 5 मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2n माइनस 1 पाई। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है बच्चों। इससे पहले हमने जो कंस्ट्रक्टिव का था उसमें 0 से स्टार्ट की थी, इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 पुट करते ही हमारा पहला एंगल आ जाएगा पाई, 2 पुट करते ही 3 पाई, 3 पुट करते ही 5 पाई। इस तरह से आप सभी कंडीशंस की
की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहीं अगर हम पाथ डिफरेंस की टर्म में अगर इसको लिखें तो बच्चों पाथ डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ इस फेज डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो फेज डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 पाई से जैसे मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल, वी विल गेट प्लस माइनस 2n-1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस। और अगर इस फॉर्मूले में देखें तो बच्चों सबसे पहले 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपका लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, फिर 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, 7 लैम्डा बाई 2 आएगा। ये सब वही पाथ हैं जिन सब पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। शायद इस केस में जो क्रस्ट वाला पार्ट है बच्चों वो ट्रफ से मिल जाए। इस तरह से अगर देखें दोनों वेव में सिर्फ इतना सा फर्क है लैम्डा बाई 2 का, लेकिन इसका ये ट्रफ है तो इसका ये क्रस्ट है, तो ये 0 कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन ऐसे ही इन सब पे आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो कंडीशंस बच्चों पता होनी चाहिए थी। तो ये था कंडीशन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की। अब ये 1 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अलॉन्ग विद, जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए एक छोटी सी टर्म में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, एक स्पेशल टाइप है इंटरफेरेंस का। अगर दोनों वेव जो इंटरफेरेंस कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो या उनका एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट बच्चों इक्वल हो, ठीक है, और उसको लेटर से ए मान लेते हैं या इंटेंसिटी को आई नोट मान लेते हैं, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बिल्कुल सर, कितनी, दोनों अगर आई नोट लिख रहा हूँ तो रूट आई नोट प्लस रूट आई नोट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 रूट आई नोट स्क्वायर। तो सिंपली लिखूँ तो 4 आई नोट मिल जाएगा। मैक्सिमम वाले प्लेसेस पे इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी आई नोट के। वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होगी, आपको पता है कितनी होगी, फॉर्मूला आपको पता है। अभी हमने मिनिमम का किया था रूट आई 1 माइनस रूट आई 2 का स्क्वायर, तो दोनों आई नोट ही लेने हैं। तो रूट आई नोट माइनस रूट आई नोट 0 का स्क्वायर बच्चों ये 0 आएगा। इट मीन जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ 0 हो जाएगी एकदम। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस में। हमें पता है इंटरफेरेंस में एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो चलिए चेक करते हैं। देखो इंटरफेरेंस में हमने जब मैक्सिमम एनर्जी की बात की थी वो 4 टाइम्स ऑफ आई नोट हो जाती है इंटेंसिटी, सॉरी, और मिनिमम जो है वो 0 हो जाती है। तो अगर एवरेज वैल्यू चेक करें तो 4 आई नोट प्लस 0 बाई 2 इट्स 2 आई नोट, ये एवरेज वैल्यू है। और एक एवरेज हम सिंपल फॉर्मूले से निकालते हैं। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंपल इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कोस ऑफ एंगल। देखिए बच्चे यहाँ कोस है ना, कोस की एवरेज वैल्यू निकालें। अगर कोस की एवरेज वैल्यू होती है बच्चों 0 पूरे साइकिल के लिए, तो जैसे यहाँ वैल्यू 0 पुट की तो ये फैक्टर भी आपके पास आई नोट प्लस आई नोट 2 आई नोट आ गया। तो हमने ये तो इंटरफेरेंस वाले कंसेप्ट पे देखा और ये सिंपल वेव के सुपरइम्पोजिशन से देखा, और दोनों ही केसेस में हमें 2 आई नोट मिला। इट मीन जो एनर्जी है या जो बोलते हैं इंटेंसिटी है वो दोनों केसेस में इक्वल है। अगर इंटेंसिटी इक्वल है इट मीन एनर्जी जो है वो कंजर्व है। अब यहाँ पर आप बच्चों एक ग्राफ देख सकते हो, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हो कि यहाँ पर इस साइड में अगर इंटेंसिटी दिखाएं और इस साइड पे अगर हम बच्चों क्या दिखाएं, हम एंगल को दिखाएं, फेज डिफरेंस को। आप पाथ डिफरेंस भी दिखा सकते हो। तो इंटेंसिटी देखो 0 पे मैक्सिमम होती है, फिर आपकी पाई एंगल पे 0 हो जाती है, फिर 2 पाई पे, फिर मैक्सिमम 3 पाई पे, मिनिमम 4 पाई पे, मैक्सिमम, इस तरह से ग्राफ बनता है। आप चाहो तो इस ग्राफ को दोनों तरफ ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, इस तरफ भी आप प्लॉट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। अब यहाँ पर आप अपनी एंगल्स दिखाए, आप पाथ डिफरेंस की टर्म में दिखाते तो बच्चों आप इनको चेंज कर देते। यहाँ पर आप शायद लैम्डा रिप्रेजेंट करते, हाँ सॉरी, यहाँ पर लैम्डा बाई 2 रिप्रेजेंट करते, यहाँ लैम्डा रिप्रेजेंट करते, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर आप 2 लैम्डा पुट करते, यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 2। आप पाथ डिफरेंस के साथ भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखा सकते हो। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है बच्चों ये 4 आई नोट है, एवरेज वैल्यू बीच में है और ये 0 वाली वैल्यू है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंजेस आपको बताया था क्या, स्क्रीन पे आपको कलर्ड पैटर्न दिखते हैं, ब्राइट डार्क, उनको फ्रिंजेस बोलते हैं। तो हर फ्रिंज की विड्थ कितनी है हम उसका एक्सप्रेशन करेंगे। तो बच्चों इसका मैं तुम्हें बता दूं डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि चीज़ें क्या है, टर्म्स। सो लेटर से ये एक स्लिट यहाँ पर S1 है, यहाँ पर एक स्लिट S2 है, पीछे सोर्स रखा गया है, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो स्मॉल d है। तो यहाँ से जब वेव्स पहुँचती हैं, लेटर से स्क्रीन पे इस P पॉइंट पे पहुँची, तो एक S1 से वेव यहाँ पर पहुँची बच्चों, एक S2 से यहाँ पर पहुँची, तो दोनों का पाथ तो सेम नहीं है। S2 वाले ने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, ये इसको बोलते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। तो लेटर से इस सेंटर पॉइंट से इस डिस्टेंस को हमने y लिखा, y से रिप्रेजेंट कर दिया। y क्या है, किसी भी फ्रिंज का सेंटर से डिस्टेंस, तो ये y लिखा हमने, ठीक है बच्चों। तो हमने डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो एक फॉर्मूला यहाँ पर x लिख रखा है, सॉरी मैंने यहाँ पर x लिखना था। सो दिस x इज इक्वल्स टू डेल्टा x d बाई डी।
कि किसी भी फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से क्या होती है, डेल्टा एक्स डी बाई डी। डेल्टा एक्स यहाँ पर उसका पाथ डिफरेंस है और डी जो है डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का है, स्मॉल डी डिस्टेंस दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। तो ये पोजीशन का फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों इस डेल्टा एक्स की जगह अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं प्लस माइनस एन लैम्डा लिखता हूं तो मेरे पास सभी ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन आ जाएंगी। और अगर मैं इस डेल्टा एक्स की जगह प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लिखता हूँ इस डेल्टा एक्स की जगह, तो मेरे पास सभी डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला बन जाएगा जो नेक्स्ट पॉइंट पे कर रखा है। देखो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्या किया, जस्ट वो भी जो फॉर्मूला था उसमें हमने क्या किया, डेल्टा एक्स जो था बच्चों हमने उसको एन लैम्डा पुट कर दिया। देखो यहाँ पर ये एन लैम्डा पुट किया हुआ है तो एन लैम्डा डी बाई डी आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो इससे आप किसी भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बता सकते हो। अगर तुम एन की वैल्यू 0 पुट करते हो तो मतलब हम सिर्फ सेंटर वाले की बात कर रहे हैं तो उसको हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोल देते हैं। अगर यहाँ एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी। 2 पुट करते ही सेकंड ब्राइट फ्रिंज, 3 पुट करते ही थर्ड, फोर्थ, चलता जाएगा बच्चों। और अगर आप किसी भी दो फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहो, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन नहीं है, फिर भी बच्चों अगर आपको विड्थ निकालनी है तो सिंपल 2 वाले में से 1 माइनस कर दो या 3 वाले में से 2 माइनस कर दो या 1 वाले में से 0 माइनस कर दो। जब आप इनका डिफरेंस चेक करोगे आपको मिलेगा लैम्डा डी बाई टी। दिस इज द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ये फ्रिंजेस की विड्थ है। आगे वाले पार्ट में भी करेंगे। ये तो चलो हमने ब्राइट को माइनस किया तो ब्राइट्स के बीच में डार्क आता है तो ये डार्क की विड्थ हुई एक टाइप से, है ना। ये डार्क वाले की विड्थ हुई, डार्क वाले की। अगर ब्राइट वाले की चेक करनी है वो भी चेक करते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो उसमें क्या करना है, जस्ट बच्चों हमने डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख देना है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ये लिखा। और फिर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करते ही पहली डार्क आई, 2 पुट करते ही दूसरी डार्क, तीसरी डार्क, चलता जाएगा। और अगर इनका डिफरेंस करोगे बच्चों इनसे भी फ्रिंज विड्थ आएगी, कितनी आएगी, सेम ही आएगी, लैम्डा डी बाई डी। लेकिन ये किसकी आएगी, ये इस बार आपकी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी क्योंकि दो डार्क के बीच में तो ब्राइट ही होता है। तो इस तरह से आप दोनों से कंक्लूजन निकालते हो कि जो फ्रिंज विड्थ आती है, चाहे वो आप दो डार्क के बीच में से निकालो चाहे आप ब्राइट के बीच में से निकालो, जो फ्रिंज की विड्थ है, लेटर से ये डार्क है बच्चों, इसके दो ब्राइट है, तो ये जो फ्रिंज की विड्थ है ये आपके पास दोनों ही केसेस में कितनी आती है, लैम्डा डी बाई डी या डी लैम्डा डी बाई डी। डी जो आपको पता होना चाहिए स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस है, स्क्रीन का स्लिट से डिस्टेंस है, और जो डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स हैं, दोनों की आपस में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और लैम्डा है लाइट का वेवलेंथ, जिस लाइट से हम ये इंटरफेरेंस डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना कि फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है ब्राइट डार्क दोनों की, यानी जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं चाहे फ्रिंज हमारी ब्राइट बने चाहे फ्रिंज हमारी डार्क बने, सबकी विड्थ बराबर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिससे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस है बन जाए इससे। जैसे फ्रिंज विड्थ जो है वो डिपेंड नहीं करती किस पे बच्चों, एन पे, ऑल फ्रिंजेस हैव द सेम विड्थ, यानी आप बोल दो चाहे पहली फ्रिंज है चाहे दूसरी है चाहे तीसरी है चाहे चौथी है, सभी फ्रिंज की विड्थ इक्वल होती है, यानी इक्वल फ्रिंज विड्थ होती है, इक्वल फ्रिंज विड्थ सबकी, ठीक है बच्चों। सेकेंड, जो फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, जैसा कि फॉर्मूले से पता लग रहा है बीटा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम लाइट को रिप्लेस कर दो, लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दोगे तो बीटा भी चेंज हो जाएगा। वॉलेट कलर की बजाय रेड कलर यूज करोगे इंटरफ्रेंस में तो श्योर है बच्चों रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आप मल्टी कलर यूज करोगे डिफरेंट वेवलेंथ के तो बीटा भी डिफरेंट विड्थ की मिलेंगी आपको, इक्वली स्पेस नहीं मिलेंगी वो, फिर उस केस में तो लैम्डा विल डिसाइड। अगर तुमने ये पूरा सेटअप उठा के किसी लिक्विड में रख दिया तो आपको पता है मीडियम इंसर्ट करते ही लैम्डा डिक्रीज हो जाता है तो बीटा भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी मीडियम का भी इफेक्ट पड़ेगा इस पे। फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, डी के इनवर्सली है। अब डी क्या था बच्चों, ये जो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है ये डी, तो बच्चों ये दो जितने कम होंगी बीटा उतना ज्यादा होगा, यानी अगर आपने ये जो दो स्लिट बनाई है S1 S2 जितनी पास में होंगी उतनी फ्रिंज जो है वो ज्यादा विड्थ की बनेगी। थर्ड, एंगल फ्रिंज विड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। तो इसके बाद एक स्क्रीन रखी जाती है बच्चों, स्क्रीन से इसका डिस्टेंस कैपिटल डी होता है, जितनी दूर स्क्रीन रखोगे उतना ज्यादा फ्रिंज विड्थ मिलेगा, उतनी ज्यादा विड्थ की फ्रिंजेस मिलेंगी। अच्छा इससे लैम्डा निकालो यार इस फॉर्मूले से, बीटा डी बाई डी। एक्चुअल में इस फॉर्मूले का यूज आप हायर क्लासेस में देखोगे, कोई भी सोर्स की वेवलेंथ निकालनी हो तो इस अरेंजमेंट का हम यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने तुम्हें डिस्कस कर लिया है, अगर ऑपरेटर्स को तुम एक लिक्विड में रख दो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है या एन है
तो क्या फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बच्चों। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है तो आपको पता है मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, 1/nth हो जाती है या 1/μth, म्यू एन जो भी सिंबल यूज कर रहे हैं, तो फ्रिंज विड्थ भी है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें हम उसको रख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम इंटरफ्रेंस जो हम एक्सपेरिमेंट है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय, एक सिंगल लाइट की बजाय, सिंगल वेवलेंथ वाले की बजाय वाइट लाइट का यूज करें जिसमें ऑलरेडी 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, तो आपको पता है यार व्हाइट लाइट जो है वो तो विबग्योर से 7 कलर से मिलके बनी है, यानी 7 डिफरेंट कलर्स। अब उस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे तो सबकी वेवलेंथ अलग है, तो सबकी फ्रिंज विड्थ अलग अलग होंगी बच्चों। तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये सभी कलर अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वहां पर सभी का पाथ डिफरेंस 0 है, तो सभी कलर सेंटर पे जरूर पहुंचेंगे। अगर सभी कलर सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो वहां पर जाके वापस से वो क्या बना देंगे? व्हाइट लाइट बना देंगे। इट मीन अगर आप व्हाइट लाइट का यूज करते हो इंटरफेरेंस में तो सेंटर पे मिलेगा व्हाइट कलर का लाइट। दूसरा, अब बीटा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर, तो वायलेट की वेवलेंथ कम तो उसकी फ्रिंज छोटी बनेगी। उसके बाद उससे जो सेकंड कलर है इंडिगो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा, रेड वाले की सबसे ज़्यादा विड्थ की बनेगी। तो आप क्या देखोगे? आप स्क्रीन पे उनका डिफरेंट अरेंजमेंट देखोगे तो बहुत सारे कलर्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा, क्योंकि सारे कलर वहाँ पहुँच रहे हैं, सारी लाइट्स वहाँ पहुँच रही है, तो डार्क कहीं बनेगा ही नहीं जल्दी से, तो आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगी उसके अंदर। नेक्स्ट बट फिर एक छोटा सा एमसीक्यू लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने जो 2 स्लिट्स हैं S1 S2 उस पर कुछ नहीं रखा, मतलब लाइट वहां से सीधी आ रही है, तो नॉर्मल जो है फ्रिंज बनेगी। लेकिन अगर आप एक साइड में किसी एक साइड में कोई टी थिकनेस की ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दो तो बच्चों जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जिस तरफ तुमने स्लैब इंसर्ट की। अगर स्लैब तुम इस साइड इंसर्ट करते तो सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि लाइट को जब इस ग्लास स्लैब में से जाना होगा तो एक्स्ट्रा पाथ कवर करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको सेंटर मतलब स्क्रीन के बिल्कुल बीच में पाथ डिफरेंस 0 वाला कंडीशन नहीं मिलेगी, वो शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ हमने स्क्रीन लगाई। एंड एक न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बच्चों ये पॉइंट मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू अ वेव, हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में तुमसे कहा जाए बच्चों कि तुमने किसी लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली जब लाइट यूज की, लेटर से n1 नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनी किसी स्क्रीन पे। जब आपने लैम्डा 2 वेवलेंथ की लाइट यूज की तो उतनी ही जगह पर n2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस बने। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक स्क्रीन है, जब आपने n1 मानो कोई लाइट यूज की तो उसकी फ्रिंजेस ऐसे बनी यहाँ पर इतनी इतनी, ठीक है। लेटर से ये वाई डिस्टेंस है और ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस n1 है जब आप लैम्डा 1 यूज कर रहे हो, और जब तुमने वेव लेंथ लैम्डा 2 कर दी तो इतनी जगह पे फ्रिंजेस बनी, लेकिन उसकी विड्थ नेचुरल सी बात है कुछ अलग होगी। लेटर से उसकी विड्थ कुछ इतनी है तो उसकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है उतनी ही जगह में अलग होगी। लेटर से n2 है, लैम्डा 2 जब वेवलेंथ यूज की, कॉमन क्या है? उतने ही सेम डिस्टेंस की बात हो रही है बच्चों। पहले केस में भी y है, दूसरे में y है, बस नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है वो चेंज हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों कि जो n1 लैम्डा 1 है वो n2 लैम्डा 2 के इक्वल होता है, या लैम्डा 1 लैम्डा 2 की रेशियो n2/n1 की रेशियो के इक्वल होती है, या बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर तुम ग्रेटर वेवलेंथ वाली यूज करोगे तो वहां कम नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी, और अगर तुम क्या है लेस वेवलेंथ वाली यूज करोगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस उसी जगह पे ज्यादा मिलेंगी। तो ये वाला फॉर्मूला बच्चों काम का है, इसको याद कर लेना न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। ओके, सो बच्चों लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगेन एक ऐसा फिनोमिना है जिसने लाइट के रे नेचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया था। लाइट एज अ रे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इस को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर हमें लाइट को एज अ वेव मानना पड़ा। एक्चुअल में है क्या ये? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो एक स्लिट है कुछ, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लीजिए बच्चों ये एक इस तरह से स्लिट है और ये पीछे एक स्क्रीन लगा दी हमने, ठीक है। तो अब अगर हम देखें लाइट स्ट्रेट चलती है, तो लाइट अगर मान लीजिए यहाँ से आ रही है लाइट की रेज, तो उसको सीधा चले जाना चाहिए, यहाँ पर इस जगह पे लाइट रेज को पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसे यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए तो बच्चों इस जगह इतनी सी जगह पे और इतनी सी जगह में क्या होना चाहिए? यहाँ पर शेडो होना चाहिए, लाइट यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। दूसरी जगह भी क्या होना चाहिए? शेडो होना चाहिए। बट हुआ क्या कि लाइट जब देखा गया तो इस रीजन में जाने की बजाय वो शेडो वाले रीजन में भी एंटर कर रही है। लाइट इतने पार्ट पे नहीं है, सिर्फ लाइट बेंड होके शेडो वाले रीजन में भी चली जाती है, मतलब वो ज्यादा फैल जाती है लाइट। तो ऐसा कैसे हुआ सर? लाइट को सीधा चलना चाहिए लेकिन वो तो बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में एंटर कर गई।
यही देखा गया कब, जब ये जो सामने वाला ऑब्स्टेकल है बहुत छोटा हो, इसका ये जो, इसको मैं डी लिखता हूँ बच्चों, इसको तुम स्लिट विड्थ बोल दो, इसको तुम कोई अपर्चर बोल दो छोटा। देखा गया ये जब बहुत छोटा होता है उस केस में लाइट बेंड हो जाती है, और बेंड होकर कहाँ जाती है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। एंड इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्रेक्शन कहा जाता है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट कब होती है, ये किसी बहुत छोटे ऑब्स्टेकल से या अपर्चर से जब लाइट होती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और फैल के कहाँ जाती है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली जाती है। इसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। अब इसका जो सबसे मेन जो चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये स्लिट की विड्थ है, जो अपर्चर है, जो ऑब्स्टेकल का जो साइज है, ये बड़ा मैटर करता है। क्या अगर ये आपको बोल दूं अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है और लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में छोटी है, तो लाइट ऑलमोस्ट सीधी जाती है, उसकी थोड़ी बेंडिंग कम होती है। वहीं अगर अपर्चर बहुत छोटा है बच्चों वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल पे, तो लाइट बहुत ज़्यादा बेंड होती है। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको पॉइंट प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा था और यहाँ पर स्फेरिकल में पूरा फैल रहा है वो इस केस पे, ठीक है। तो स्लिट जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा बेंडिंग होगी, उतना ज़्यादा डाइफ्रेक्शन होगा। डाइफ्रेक्शन अपने आप बेंडिंग होती है, ध्यान सुनना, अपने आप बेंड हो जाती है अपर्चर से, कॉर्नर से, एजेस से, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होना चाहिए। अब यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है साउंड और लाइट के बीच में, डाइफ्रेक्शन का। साउंड बहुत ज़्यादा डाइफ्रेक्ट करता है, लाइट बहुत कम करती है। तभी तो साउंड हम दूसरे कमरे का भी सुन सकते हो यहाँ पर बैठ के, बट लाइट को नहीं देख सकते। फिर फर्दर बच्चों डाइफ्रेक्शन के अंदर भी फ्रिंजेस वगैरह बनेंगी, सब कुछ जो इंटरफेरेंस में पड़ा वैसा ही फिनोमिना हम इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले डाइफ्रेक्शन के बच्चों हम दो बेसिक टाइप्स पढ़ते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फ्रेस्नेल डाइफ्रेक्शन और फ्रेनहोफर डाइफ्रेक्शन। ठीक है, हमें फ्रेनहोफर पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इसी की बात करेंगे हम। फ्रेस्नेल डाइफ्रेक्शन क्या है, देखिए अगर हम जो सोर्स है, जो लाइट का सोर्स है, जैसे ये यह जो स्क्रीन है बच्चों, जो जहाँ पर हम पैटर्न देखेंगे, दोनों किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो, कुछ 10 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ऐसे केसेस में जो डाइफ्रेक्शन बनेगा उसको फ्रेस्नेल डाइफ्रेक्शन बोलते हैं। बच्चों इसमें होता क्या है, जब स्क्रीन बहुत पास में होती है अपर्चर के, तो लाइट जो निकलती है सोर्स से, तो अब ये डाइफ्रेक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइफ्रेक्शन में एक्चुअल में होता क्या बच्चों, जैसे ये सोर्स है तो ये वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। जैसे ये अपर्चर आया, अब यहाँ पर नई डिस्टर्बेंस बनेगी, क्या आप उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हो, बिल्कुल। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के आपस में, ध्यान से सुना, सेकेंडरी वेव फ्रंट के आपस में मिलने से जो बनता है दैट इज डाइफ्रेक्शन। तो यहाँ पर इस जो सिंगल वेव फ्रंट के आपस में वेव्स मिलेंगी तो उनसे जो पैटर्न बनता है डाइफ्रेक्शन। अब डिस्टेंस बहुत फाइनाइट होने की वजह से यहाँ मल्टीपल डाइफ्रेक्शन पैटर्न मिलते हैं, जिससे आपको स्क्रीन पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखता है, आपको कुछ पता नहीं लगता ब्राइट डार्क। लेकिन अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम इनफाइनाइट बना दें, सोर्स इनफाइनाइट पे रख दें या स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें, ऐसे केसेस में हम फिर भी ऑब्टेन कर सकते हैं डाइफ्रेक्शन पैटर्न को, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सर ऐसे कैसे करें, हम किसी को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे कैसे ले जाएं, तो तब आई बारी फ्रेनहोफर डाइफ्रेक्शन की। सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ लाइट या बच्चों जो स्क्रीन है दोनों कहाँ पर हो, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो। अब सर ऐसे कैसे इन्फिनिटी पे ले जाएं, तो बच्चों बहुत आसान है, अगर कहीं से रेज पैरेलल आ रही हैं मतलब वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, और कहीं पैरेलल जा रही हैं मतलब इन्फिनिटी पे जा रही हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उसके आगे जस्ट कॉन्वेक्स लेंस रख दो और सोर्स को उसके फोकस पे रख दो, क्योंकि जैसे ही रेज निकलेंगी वो उनको पैरेलल बना देगा। और पैरेलल बनाने का मतलब क्या है कि वो उसको सोर्स जो फाइनाइट डिस्टेंस पे था ऐसा लगेगा जैसे वो इनफाइनाइट पे चला गया। तो अपने लेंसेज का यूज करना है जैसे इसको ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न देखेंगे वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्राइट डार्क करके आपको कुछ मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद फ्रेनहोफर डाइफ्रेक्शन। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आई थिंक सो तुम पढ़ सकते हो, साउंड वेव जो है वो इजीली डाइफ्रेक्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू लाइट, क्यों, इसको रोक के वीडियो को पॉज करके देख लेना। नाउ जैसे यंग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफेरेंस को समझने के लिए, वैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था डाइफ्रेक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए, जिसको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमें फाइनल रिजल्ट्स याद रखने हैं, लेकिन कुछ जगह आपको फिर भी थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ों को समझना आना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स को कर पाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है लाइट का फाइनाइट डिस्टेंस पे बच्चों, लेकिन हमें तो इनफाइनाइट चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको एक लेंस के, ये लेटर से L1 लेंस हमने नाम रखा इसका, तो ये L1 लेंस के फोकस पे रखा। अब आपको पता है जब उसमें से रेज निकलेंगी लेंस में से तो वो उनको पैरेलल बना देगा। तो हमारे पास एक पैरेलल रेज आ गई। पैरेलल रेज आने का मतलब क्या है, कहाँ से आती है पैरेलल रेज, सर पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से। तो ये रेज एक्ट करेंगी जैसे ये कहाँ से आ रही हैं बच्चों, इन्फिनिटी से। तो हमारा इन्फिनिटी पे चला गया सोर्स। अब हम उसके बाद लगाते हैं एक स्लिट, ए से लेके बी एक स्लिट है, आप ऐसे समझ सकते हो। ये ए बी एक क्या है बच्चों, हमने स्लिट बना दी।
अब ये वेव फ्रंट देखो बच्चों, ये जो आ रहा है प्लेन वेव फ्रंट, ये 3 रेज मान लो 1 2 3, ये 3 वेव्स जो आ रही हैं वो अगर सीधी आती, मतलब मुड़ती ना, अगर सीधी जाती, तो फिर हमने एक लेंस लगाया जो उनको वापस से फोकस करेगा स्क्रीन पे, तो आपको ओ पॉइंट पे, ध्यान से सुना, ओ पॉइंट पे एकदम सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी रेज सीधी पहुंच रही है बगैर फेज डिफरेंस के, तो यहाँ पर ओ पे पहुंचने वाली सभी रेज विदाउट फेज डिफरेंस पहुंच रही हैं, तो एकदम से ब्राइट मिलेगा और एकदम सेंटर पे मिलता है, इसलिए उसको सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। देखो वहां पर हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव वर्ड यूज किए थे। हम जब डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, डाइफ्रेक्शन, तो हम मैक्सिमम मिनिमा टर्म यूज करेंगे। मैक्सिमम टर्म यूज करने का मतलब जहां पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, जहां पर आप ऐसे समझो कि आपको ब्राइट मिल रहा है, और मिनिमा टर्म वहां यूज करेंगे जहां पर आपको डार्क मिल रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है बच्चों, ध्यान रखना। तो ओ है सेंटर ब्राइट वाला। लेटर से कि डाइफ्रेक्शन होता है और वेव्स मुड़ती हैं, तो यहाँ से लेटर से ये तीनों मुड़ के ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है बच्चों, एक इधर जा रही है, और लेंस ने इनको कन्वर्ज किया किसी पॉइंट पी पे, ठीक है बच्चों, पी पॉइंट पे कन्वर्ज किया, और ये जो वेव जा रही है ये लेटर से थीटा एंगल बना रही है। तो क्या अब ए से निकली हुई वेव सोचो और बी से निकली हुई वेव ने सेम पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया? पाथ सेम है उनका? नहीं। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे बच्चों, इतना पाथ जो है ये एक्स्ट्रा ट्रेवल किया जो वेव बी से चली। ये पाथ डिफरेंस लेटर से डेल्टा एक्स है। ये डेल्टा एक्स ही डिसाइड करेगा कि उस पी पॉइंट पे ब्राइट बनेगी कोई चीज़ या डार्क बनेगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस छोटी सी ट्रायंगल से हमने साइन थीटा निकाल लिया, तो इस एंगल को भी थीटा लिखा क्योंकि एंगल थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई डी। डी क्या बच्चों, ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, सॉरी स्लिट की विड्थ है ये हमारी, तो डेल्टा एक्स बाई डी आ गया, तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ गया डी साइन थीटा। तो अब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू डिसाइड करेगी कि यहाँ पर ब्राइट होगा, डार्क होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब उसको चेक करने के लिए हम लेट करेंगे चीज़ों को, ध्यान रखना ये प्योर अजम्पशन पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने चेक किया, ये सब थ्योरी लिखी हुई है, यू कैन चेक दैट। डिस्ट्रक्टिव के लिए मतलब डार्क कब कब मिलेगा, मिनिमा कब कब मिलेगा, तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को मैंने लेमडा कंसीडर किया, लेटर से लेमडा है ये, तो हमने इस तरह से बच्चों एक स्लिट बना दी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो वेव्स बेंड हुई थी यहाँ से ऐसे जा रही थी, ठीक है, और लेंस के बाद मान लो ये स्क्रीन पे यहाँ मिल गई, जो नॉर्मल यहाँ मिलनी चाहिए थी यहाँ पर मिल रही। तो अगर ऐसा है तो बच्चों आप खुद देख सकते हो कि जो यहाँ पर वेव पहुंची है ये इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया नीचे वाले ने। तो मैंने क्या किया, मान लो ए से बी जो पाथ डिफरेंस है यानी ये लेमडा है, तो बताओ यहाँ से यहाँ का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हुआ, यहाँ से यहाँ भी कितना हुआ, लेमडा बाई 2 हुआ। सर बिल्कुल हुआ। तो सोचो बच्चों कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट अगर दोनों का फेज डिफरेंस पूछूं तो बोले सर लेमडा बाई 2 है। मैंने एक पार्ट यहाँ कंसीडर किया, एक पार्ट यहाँ कंसीडर किया, इन दोनों का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है। मैंने एक पॉइंट यहाँ नीचे लिया, एक पॉइंट यहाँ नीचे लिया, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है। तो यानी इस अपर हाफ, इसको मैं यू लिखता हूँ, इसको लोअर हाफ एल लिखता हूँ। इस अपर हाफ का कोई ना कोई एक ऐसा वेव होगा जो लोअर हाफ के साथ पाई बाई 2 फेज लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पे है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर एक दूसरे को कैंसिल करना है मतलब एक का क्रस्ट है बच्चों तो दूसरे का ट्रफ है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मिनिमा या डार्क। तो मैंने जब लेमडा चेक किया, डेल्टा एक्स को लेमडा पुट करके देखा तो यहाँ पर आपको मिनिमा मिला। तो ऐसे अब बोलता हूँ यहाँ 2 लेमडा चेक करो, लेटर से कि अब स्क्रीन पे जैसे ही पहुंचता है बच्चों इस तरह से वेव पहुंचती है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो इसके हमने 4 पार्ट कर लिए। 2 लेमडा हमने माना ना, तो इसके लेटर से 4 पार्ट कंसीडर कर लिए। तो इनका पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, इनका भी लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। क्या ये अपर इस लोअर को कैंसिल कर देगा, ये अपर इस लोअर को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर कोई भी शायद लाइट नहीं पहुंचेगी क्योंकि कोई ना कोई वेव इन 4 पोर्शन में 4 पार्ट किया ना, पहले वाला पार्ट दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तीसरे वाला चौथे को कर रहा है, यहाँ कुछ नहीं पहुंचेगा। अगेन आपको एकदम मिनिमा मिलेगा। तो सर इस तरह से हमें चेक करने में पता लगा कि अगर डी साइन थीटा की वैल्यू, अब थीटा भी बच्चों चेंज हो रहा है क्योंकि ये पोजीशन सबकी चेंज होती जा रही है ना, पॉइंट ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो मैंने डी थीटा एन लिख दिया क्योंकि ये एंगल भी वेरिएबल है। तो अगर डी साइन थीटा एन जो है अगर प्लस माइनस एन लेमडा आ जाए तो उस केस में हमें क्या मिलता है बच्चों, मिनिमा मिलता है, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे पहले केस में। यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है, डाइफ्रेक्शन है, इसलिए बोलेंगे कंडीशन फॉर द मिनिमाज इज प्लस माइनस एन लेमडा। ठीक है, हमने चेक किया। अब हम चेक करते हैं भी कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा। तो कंस्ट्रक्टिव में वही सेम चेक किया हमने, लेट कंसीडर किया ये 3/2 लेमडा। तो फिर से मैंने आपको एक स्लिट बना दी समझाने के लिए। लेटर से ये स्लिट है और ये यहाँ से वेव्स ऐसे चल रही हैं और स्क्रीन पे पहुँच चुकी थी यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट है।
तो इस बार क्या किया मैंने, इस स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने कहा शायद यहाँ से 3 वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये λ/2, λ/2 और ये λ/2। क्या अब मुझे बताओ 3 अगर हाफ इसके मैंने किए 3 पार्ट के इक्वल 1 2 3, क्या 1 वाला 2 को कैंसिल कर देगा? बिल्कुल सर, ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, लेकिन ये वेव तीसरे पोर्शन वाली अभी भी वहां पर पहुंचेंगी। अगर पहुंचेंगी तो वहां पर इस बार मिनिमा नहीं होगा, इस बार वहां पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, मतलब आपको वहां पर ब्राइट मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो यानी वो कब हुआ, जब ये 3 पोर्शन की यानी 3λ/2 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो हमारे पास एंगल आ गया 3λ/2। इसी तरह से 5/2λ पे भी मिलेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, मैं इसके 5 पार्ट्स करूंगा, 4 कैंसिल करेंगे, 1 पार्ट सिर्फ बचेगा वहां पर आगे के लिए। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन बना सकते हैं। ऐसे 7/2λ पे भी आपको मिलेगा, तो एक जनरल इक्वेशन बन गई बच्चों, +-2n+1 λ/2। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो वही आपको मिलेगा 3/2λ, 5/2λ, 7/2λ इन पे। एक चीज़ और देखिए आपको कि इस केस में बच्चों, इस केस में 3 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट ही पहुंचा वहां पर मैक्सिमा बनाने के लिए, और अगले पार्ट में जब 5 पार्ट्स होंगे तो 4 कैंसिल करेंगे, 1 पार्ट पहुंचेगा। नेक्स्ट में 7 पार्ट में सिर्फ 1 पहुंचेगा। तो हर बार मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं मिलेगी आपको, इंटेंसिटी मिलेगी आपको, अगर पहले पार्ट की आई है तो उसका 3rd पार्ट होगा, फिर आप देखोगे उसका 5th पार्ट हो जाएगा, फिर आप देखोगे 7th पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिंजेस का एक जैसा नहीं है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो डाइफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है उसमें जब हम फ्रिंजेस को देखते हैं तो उसमें सभी फ्रिंजेस एक तो इक्वली स्पेस नहीं होती, जो सेंटर वाली है उसकी जो विड्थ होती है वो डबल होती है, हम प्रूव भी करेंगे। प्लस जो इंटेंसिटी है वो हर फ्रिंज की एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करूँ तो सभी ब्राइट फ्रिंजेस भी एक जैसी नहीं होती। जो सेंटर ब्राइट होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, एंड उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट आता है उसके बाद जिसको फर्स्ट मैक्सिमम बोलते हैं, जो 3/3λ/2 पाथ डिफरेंस पे हमें मिलता है, उसकी इंटेंसिटी सेंटर वाले का 3rd पार्ट, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो आपको ब्राइट या मैक्सिमम मिलेगा उसकी 5th पार्ट। तो इस तरह से इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और अगर हम ग्राफ लोड करते हैं, लेटर से ये पाथ डिफरेंस 0 पे है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जैसे पाथ डिफरेंस 3λ/2 है, मैक्सिमम का देखो बहुत कम हो गया, उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग दोनों साइड में। तो ये आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस, ठीक है। आपको पता है पाथ डिफरेंस λ2 λ3 सब पे मिनिमा है, तो देखो ये सब पॉइंट जो है वो मिनिमा को इंडिकेट कर रहे हैं, और 0 3λ/2 5λ/2 7λ/2 ये सब मैक्सिमा को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि सभी की इंटेंसिटी सेम नहीं होती, वो कुछ इस रेशियो में डिक्रीज होती रहती है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो सेंट्रल मैक्सिमा है क्या पहले वो समझते हैं। तो देखिए वही ये सेम स्लिट है ऑफ विड्थ d। तो यहाँ से स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनती हैं, दिस इज स्क्रीन जो आप देख रहे हो बच्चों, ये है स्क्रीन। तो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है। तो उस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ जो है वो बाकी फ्रिंजेस के कंपैरिजन में डबल रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये फ्रिंज विड्थ हम लीनियर लेंथ वाइज भी निकाल सकते हैं एंड ऑल्सो इन टर्म ऑफ एंगल, जिसको हम एंगुलर विड्थ बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैलकुलेट करेंगे कैसे। सेंट्रल मैक्सिमा की जस्ट इस साइड और इस साइड क्या होगा बच्चों, मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क होगा। तो अगर मैं सेंटर से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस कैलकुलेट कर दूं बोथ साइड, मतलब एक साइड कर लो दूसरे का डबल कर देना, वी विल गेट द फ्रिंज विड्थ। सो सबसे पहले लीनियर विड्थ की बात करते हैं, मतलब लेंथ वाइज, इसको बीटा नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दे रखा इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ सेकेंडरी के बीच का डिस्टेंस है। तो यू कैन ऑल्सो राइट बीटा नोट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई। बच्चों ये अगर सिंगल साइड का डिस्टेंस हम y लिख रहे हैं तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। अब फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन अगर आपको याद हो वो थी d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और अगर ये फर्स्ट है तो n को 1 पुट कर देंगे, वी गेट d sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 into लैम्डा, d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो गया। तो बच्चों एंगल बहुत छोटा है तो वी कैन राइट sin थीटा एज अ थीटा, सो वी गेट d into थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और थीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई d। अगेन हम थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज y अपॉन d, थीटा इज y अपॉन d। सो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, वी गेट y इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये आया सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा का सेंटर से डिस्टेंस। तो इसका डबल करना है बीटा निकालने के लिए, सो बीटा इज जस्ट डबल ऑफ y, इट्स 2 लैम्डा d बाई d। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस की विड्थ निकालते थे सबकी इक्वल होती थी लैम्डा कैपिटल D बाई d, लेकिन यहाँ पर डाइफ्लेक्शन में सेंटर वाले की विड्थ डबल होती है, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा d बाई d। अब इसको एंगल की टर्म में भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज अ 2 थीटा, ठीक है। तो एंगल की टर्म में लिखिए एंगुलर विड्थ
2 थीटा, सो 2 into थीटा, थीटा इज लैम्डा बाई डी, पुट किया, सो वी गेट 2 लैम्डा बाई डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर विड्थ। और आप एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ में देखो तो कैपिटल डी का डिफरेंस है। इफ यू मल्टीप्लाई एंगुलर विड्थ विद डी यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लीनियर विड्थ, दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन देम। हाउ यू विल फाइंड 2 lambda d is angular width, if you multiply this with capital D you will get what? Linear width. So this is a relation between both of these two. अच्छा एक चीज देखो बच्चों, एंगुलर विड्थ है ना, सिर्फ एंगुलर विड्थ डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लेट, बट लीनियर विड्थ डिपेंड करती है दोनों पे। सो ये तो था सेंटर वाले का। बाकियों की विड्थ अगर निकालनी है तो वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला। तो अगर लेटर से ये फर्स्ट मिनिमा है तो कोई सेकंड मिनिमा भी होगा, तो फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में जो होगा बच्चों वो आपका मैक्सिमा जो होगा दूसरे नंबर का, सेंटर के बाद उसकी विड्थ। इस तरह से फाइंड कर सकते हो, तुम उसको डायरेक्ट याद रख सकते हो बच्चों। उसकी लीनियर विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी, मतलब डबल नहीं लगाना उसमें। सेंटर वाले में आपके पास डबल था, यहाँ डबल नहीं लगाना, सिंपल। तभी तो मैं बोल रहा था सेंटर वाला डबल है, अगर सेंटर वाला डबल है तो बाकी उसका हाफ होंगे। सो इट्स जस्ट लैम्डा डी बाई डी लीनियर विड्थ है। और अगर ये डी कैपिटल हटा देंगे तो वी गेट एंगुलर विड्थ।